कैथी मुझे जिस इमारत में लाई थी वो एक कदीम इमारत थी। उसके अतराफ में एक खूबसूरत बाग मौजूद था। इमारत में एक शाहफाम बूढ़े और 2 जवान लड़कियों के अलावा कोई नहीं था। कैथी को देखकर वो मुअद्दब हो गए थे। कैथी को भी यहाँ आकर बहुत इत्मीनान हुआ था। एक शानदार कमरे में आकर उसने कहा, अब मुझे अपनी असल शक्ल दिखाओ। मैंने कहा, क्या ये जरूरी है मैडम? वो बोली, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। मैंने कहा, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, उसके बावजूद आप आजाद हैं। मैं आपको उन लोगों के चुंगल से निकाल लाया हूँ। अगर आप मुझसे ताउन न करना चाहें तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। वो किसी सोच में डूब गई, फिर बोली, तुम्हारा शुक्रिया, इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मेरे सिलसिले में तुम्हारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं मैडम। वो बोली, जाती तौर पर मैं तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के खिलाफ नहीं हूँ, जबकि वॉल्टू मोबाइल अमरीकी यहूदियों के जाल में फंसा हुआ है। अमेरिकन FBI उन्हीं यहूदियों की वजह से वॉल्टू मोबाइल के लिए काम कर रही है। इसराइली एजेंट भी उसके लिए अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं। बहुत गहरी चाल चली जा रही है। अगर तुम किसी खास मंसूबे के तहत यहाँ नहीं आए और मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे तो मेरे साथ ताउन करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तंजीम की मदद करूंगी। अगर ये कोई चाल है तो बेहतर है मुझे बता दो। मैं अभी तुम्हारे चुंगल में हूँ। मैंने संजीदा होकर कहा, क्या हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? वो बोली, हालात ने यही रुख इख्तियार किया है। बाज़ औक़ात यूं भी हो जाता है कि 2 अजनबी एक दूसरे के राज़दार बन जाते हैं। मैंने कहा, क्या हम एक दूसरे से सच बोल सकते हैं? वो बोली, आंखें बंद करके। मैंने कहा, तो आंखें बंद कर लो कैथी ब्राउन, और अपनी सच्चाई का सबूत दो। उसने कहा, बोलो क्या चाहते हो? मैंने कहा, मोबाइल से आपका क्या ताल्लुक है? उसने कहा, 100% भाई है वो मेरा, लेकिन बिल्कुल नाकारा और अय्याश तबाह। वो मुझसे बेपनाह नफरत करता है, लेकिन एक ऐसा राज है उसका मेरे पास कि अगर अफशा हो जाए तो वो कहीं का न रहे। मैंने कहा, गोया तुम उसे ब्लैकमेल करती हो? उसने कहा, इसी तरह जिंदगी को बरकरार रखे हुए हूँ। मैंने पूछा, जनरल टेरिस से तुम्हारा क्या राब्ता है? उसने कहा, वो मेरा महबूब है, मेरी जिंदगी का मालिक। मैंने कहा, क्या जनरल टेरिस ही मोबाइल का पोशीदा दुश्मन नहीं है? क्या वही उसकी हुकूमत का तख्ता नहीं उलटना चाहता? कैथी ब्राउन की हालत खराब हो गई। उसका बदन कांपने लगा और फिर उसने सख्त हैजान के आलम में कहा, हाँ, हम ही वॉल्टू मोबाइल के खिलाफ सरगर्म हैं। मैं जनरल टेरिस को बरसरे इक़्तिदार लाना चाहती हूँ। हम सब उसके लिए काम कर रहे हैं। बस और कुछ ना पूछना, मैं और कुछ नहीं बता सकती इसके अलावा और कुछ। वो निठाल हो गई। जितना सच उसके पास था उसने बोल दिया था। वाकई अब और कुछ उसके पास नहीं रह गया था। मैंने कहा, मैडम कैथी ब्राउन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हकीकत यही है। आप ये भी जानती हैं कि मोबाइल ने ग्रीन पोल से इमदाद तलब की है। ग्रीन पोल के मंसूबे से भी आप वाकिफ हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ग्रीन पोल बड़ी कामयाबी से अपना काम कर रही है। आपकी जगह ग्रीन पोल की एक लड़की मौजूद है। मोबाइल की जगह उसका डुप्लीकेट मौजूद है। मीको जाय की जगह मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मिस ब्राउन अब खेल बदल गया है। आप मुतमईन रहें, ग्रीन पोल कामयाब नहीं हो सकेगी। आप ये बताइए, आप जनरल टेरिस को ग्रीन पोल के मंसूबे से आगाह कर सकी या नहीं? उसने कहा, तुम ये तो बता दो कि तुम कौन हो। मैंने जवाब दिया, पार्को। कैथी ब्राउन एक बार फिर शिश्तर रह गई। बोली, लेकिन तुम तो। मैंने कहा, हाँ, मैं ग्रीन पोल के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं तंजीम का नुमाइंदा हूँ। वो बोली, ओह, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी, क्या करूं? उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मैंने कहा, यहाँ आप आराम करें, मैं बहुत जल्द जनरल टेरिस से आपकी मुलाकात का बंदोबस्त करता हूँ। मेरा ख्याल है आप उस वक्त तक खुद को पुरसुकून रखें और कोई ऐसा कदम न उठाएं जो हम दोनों के लिए नुकसानदेह हो। वो बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम वाकई ऐसा ही करोगे? मैंने कहा, हाँ मैडम, उस वक्त तक मुझ पर भरोसा करें जब तक आपको मायूसी ना हो। कैथी ब्राउन चौकड़ी भूल गई थी। पै दर पै जहनी झटकों ने उसे निठाल कर दिया था। हालांकि बड़े दिल गुर्दे की लड़की थी और खुद को बहुत लिए दिए रहती थी, लेकिन इन वाकयात ने उसे सीधा करके रख दिया था। बार बार वो चौंक कर मुझे देखने लगती। मैंने पूछा, आपके लिए कुछ मंगवाऊं मैडम? वो चौंक पड़ी। यूं महसूस हुआ जैसे वो इस माहौल से रूशनास होने की कोशिश कर रही हो। फिर उसे याद आ गया कि ये इमारत उसकी अपनी ही है। उसने खुश्क होंठों पर जबान फेर कर कहा, बराह करम दीवार में लगे उस स्याह बटन को दबा दो। मैंने अपनी जगह से उठकर बटन दबा दिया। दोनों लड़कियों में से एक लड़की अंदर आ गई। कैथी ने कहा, ब्रांडी, और मेरी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। मैंने कहा, अगर कोई दिक्कत ना हो तो ब्लैक कॉफी। कैथी ने चौंक कर मुझ पर निगाह डाली और बोली, यहाँ तुम्हारी पसंद की हर शराब मिल जाएगी, तकल्लुफ न करो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आसानी से दस्तयाब हो जाए तो सिर्फ कॉफी, वरना कुछ नहीं। कैथी ने कहा, जाओ जल्दी करो।
लड़की चली गई। कैथी सोफे की पुश्त से टिक गई थी। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद वो बोली, मुझे इन तमाम बातों पर यकीन नहीं आता पार्को। गौर करती हूँ तो दिमाग फटने लगता है। तुम्हारी शख्सियत बेहद हैरत अंगेज है। बहुत से सवालात हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन हर सवाल के साथ एक नया सवाल आ खड़ा होता है और समझ में नहीं आता कि पहले क्या पूछूं। मैंने कहा, आप लोग जिस मिशन पर काम कर रहे हैं वो बच्चों का खेल नहीं है मैडम। ये खेल बजाते खुद इतना उलझा हुआ है कि इसका कोई सिरा कहीं से नहीं पकड़ा जा सकता। अमेरिकन इदारे इस मामले में पूरी तरह सरगर्म हैं। आपने खुद माफिया का सहारा लिया है। वर्ल्ड टू मोबाइल ग्रीन पोल के चक्कर में है। क्या क्या हो रहा है इस खेल में, बेहतर है आप अपने जहन को पुरसुकून रखें। कोई भी गलत कदम सारा खेल खराब कर देगा। कैथी ने कहा, एक बार, सिर्फ एक बार अपनी शक्ल दिखा दो, मैं मुतमईन हो जाऊंगी। मैंने कहा, मैडम नहीं, मैं इस मेकअप को किसी तौर खराब नहीं कर सकता। उसने कहा, तो ये बताओ कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा, अगर ये इमारत आपकी निगाह में महफूज है तो यहाँ आराम करें, बाकी काम मुझे करने दें। ये सोचें कि अभी आप बदस्तूर उन लोगों की कैदी हैं और बेदस्तोपा हैं। कैथी मुझे घूरती रही। खादिमा ब्रांडी ले आई थी। मैंने खुद ब्रांडी ग्लास में डालकर उसे पेश की और वो उसके बड़े बड़े घूंट लेने लगी। फिर उसने कहा, अब अगर मैं गुरेज का रास्ता इख्तियार करूं या तुम्हारे बारे में शक व शुबा करूं तो बेकार है। मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम राज तुम्हें दे चुकी हूं। तुम्हारी मर्जी है पार्को, जो दिल चाहे करो। अगर हमारा मिशन फेल हो जाता तो मौत के अलावा और क्या मिलता। मैंने वो मौत कबूल कर ली है। उसने सारी ब्रांडी हलक में उतार ली। मैंने कहा, ये इमारत आपके लिए महफूज है। उसने कहा, हाँ, टेरिस के अलावा कोई इसकी हकीकत नहीं जानता। मैंने कहा, उसका पता? वो बोली, साउथ पार्क हेवन। मैंने पूछा, इन 3 अफराद के अलावा यहाँ कोई नहीं है क्या? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, आप यहाँ अपना तहफ्फुज कर सकती हैं? उसने कहा, डेगी और ब्रोजी ब्लैक बेल्ट हैं और बेहतरीन निशानेबाज हैं। मैंने पूछा, और वो दोनों लड़कियां? उसने कहा, बेमिसाल हैं वो, 10-10 मर्दों के बराबर। मैंने कहा, ये अच्छी बात है। और वो बूढ़ा? कैथी ने कहा, वो उन्हीं का बाप है, 20 साल से हमारे खानदान का वफादार है। उसी वक्त लड़की मेरे लिए कॉफी ले आई। कैथी ने कहा, ये ब्रोजी है, ब्लैक बेल्ट 3rd डॉन। एक बहुत बड़े मार्शल आर्ट्स के इदारे में इसने तरबियत हासिल की है और इसके नर्म नाजुक हाथ 4 वजनी ब्लॉक तोड़ देते हैं। लड़की ने गर्दन खम की और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैडम ब्राउन, आप सब्र सुकून के साथ यहाँ कयाम करें। जनरल टेरिस से राब्ता कायम करना मेरे लिए आसान काम नहीं होगा। जिस तरह आप हैरतों का शिकार हुई हैं, जनरल टेरिस भी उसी तरह हैरत ज़दा रह जाएगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि किसी न किसी तरह उसे ये एतबार दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा कि मैं उसके दुश्मनों में से नहीं हूं। और उसके बाद जब वो यहाँ पहुंचे मैडम ब्राउन, तो फिर ये आपका फर्ज है कि आप उसे मेरी तरफ से मुतमईन करें ताकि हम बाहमी एतमाद के सहारे काम कर सकें। जैसा कि मैंने आपको अपने बारे में बता दिया है कि मैं तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का एक रुकन हूँ। किसी खास मंसूबे के तहत यहाँ नहीं आया, बल्कि इत्तेफाकिया तौर पर ग्रीन पोल से राब्ता कायम हो गया था। इसकी तफसील तवील है, इसलिए आपको नहीं बताऊंगा। ग्रीन पोल की नुमाइंदा लड़की मेरी दोस्त बन गई है और उसने अपने मकासद मुझसे बयान करके मुझे अपने साथ शमूलियत की पेशकश की है। जिस वक्त मैं वर्ल्ड टू मोबाइल से मिला था और मैंने उसके सेक्रेटरी को आपके सामने बेनकाब कर दिया था, उस वक्त मेरे जहन में वर्ल्ड टू मोबाइल से वफादारी के जज्बात मौजूद थे, यानी ग्रीन पोल की जानिब से मैं उसका तहफ्फुज चाहता था। लेकिन बाद के हालात ने यह साबित कर दिया कि आप वर्ल्ड टू मोबाइल के मिशन में शरीक नहीं हैं, बल्कि आपका मिशन कुछ और है। जब मुझे ये मालूम हुआ मैडम कैथी ब्राउन के वर्ल्ड टू मोबाइल जैसी शख्सियत यहूदी नजाद अमरीकियों की आलायकार है, तो आप खुद समझती हैं कि मैं दीगर तमाम मफादात को नजरअंदाज करने पर मजबूर हो गया और मैंने आपसे ताउन का फैसला कर लिया। लेकिन ये इस शर्त पर है कि जनरल टेरिस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद यहाँ यहूदी मकासद फना कर दिए जाएंगे। अगर आपने मेरे साथ ताउन किया तो यकीन कीजिए मैं सरधड़ की बाजी लगा दूंगा और आपके मिशन को कामयाब बनाऊंगा। दूसरी शक्ल में यकीनन आपका बदतरीन दुश्मन साबित होऊंगा। कैथी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि टेरिस बजाते खुद यहूदियों से नफरत करता है और अपने वतन में इसराइली मफादात के लिए कोई कार्रवाई नहीं होने देना चाहता। मैंने कहा, तो फिर आप इत्मीनान रखिए मैडम ब्राउन के जनरल टेरिस को कामयाबी से हमकनार करना मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं इसके लिए पूरी तरह काम करूंगा। कैथी ने कहा, ग्रीन पोल की वो लड़की जिसके साथ तुम वर्ल्ड टू मोबाइल से मिलने के लिए आए थे, मुझे बहुत चालाक महसूस होती है। वो एक खुद मुख्तार हैसियत में ग्रीन पोल के लिए काम करती है। क्या तुम्हारा उससे टकराव नहीं हो जाएगा? मैंने कहा, ये मेरे जाती मामलात हैं, उन्हें मैं खुद ही देखूंगा। आप यहाँ सिर्फ अपना तहफ्फुज करें। अगर मेरे पास कुछ ऐसे अफराद होते जो मेरे लिए काम करते तो मैं यकीनन यहाँ कुछ लोगों को आपकी निगरानी के लिए मुकर्रर कर देता। कैथी ब्राउन ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना काम करो। और कॉफी पीने के बाद मैं वहां से उठ गया।
मैंने कहा, बस अब मुझे इजाजत दीजिए मैडम, ज्यादा देर आपके पास रुकना खतरनाक हो सकता है। कैथी ब्राउन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और चंद कदम चलकर मेरे नजदीक पहुंच गई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे शाने पर रखते हुए कहा, बाज़ औक़ात इंसान बहुत कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं रह जाता। मैं भी इस वक्त ऐसी ही कैफियत का शिकार हूँ। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते पार्को, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। इन दिनों मैं अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रही हूँ कि इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने उसे तसल्ली दी और बाहर निकलने वाले रास्ते की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं वापस मोबाइल हाउस की जानिब जा रहा था। जो कुछ कर चुका था वो मेरे लिए भी बहुत खतरनाक था। कहीं एक कदम गलत उठा और मुसीबतों का शिकार हुआ। चुनाचे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना था। तहजीब बिलाशुबा एक अच्छी दोस्त, अच्छी साथी साबित हुई थी। उसकी जानिब से अब ये खदशा मुकम्मल तौर पर जहन से निकल चुका था कि किसी तौर पर उसका ताल्लुक ऑलिव हार्वर्ड से होगा। हार्वर्ड को मैंने एक बार फिर बदतरीन शिकस्त दी थी। वो बड़ी गहरी चाल चल के और बड़ी तवील मंसूबाबंदी के तहत मुझे तंजीम से बरगश्ता करके फ्रांस लाया था। यकीनन उसके जहन में कोई ऐसा ही मंसूबा होगा जो मेरी जात के लिए निहायत हौलनाक था। इस बात का मुझे भी यकीन था कि ऑलिव हार्वर्ड अगर चाहता तो मैं उसके हाथों मौत का शिकार भी हो सकता था, लेकिन वो मुझे कत्ल नहीं करना चाहता था, बल्कि इसराइली मफाद के लिए वो मेरी जात को इस तरह इस्तेमाल करने का ख्वाहिशमंद था कि मेरा मुल्क भी उसमें मुलव्विस हो जाए। मैंने उसके मंसूबों के बारे में बहुत कुछ सोचा था, लेकिन कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। फिलहाल तो मैं उसके जाल से निकल चुका था और इस मोड़ पर उसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। हाँ, ये दूसरी बात थी कि वो नहीं तो अब अमेरिकन FBI का डेनिस हेले मेरे आसपास ही मौजूद था और किसी भी लम्हे उससे मुठभेड़ हो सकती थी। मुंबई के महल में हालात हस्बे मामूल थे। मैं यहाँ की सनसनीखेज कैफियत को हर लम्हा महसूस करता था। तहजीब से उसके कमरे में ही मुलाकात हुई। मैं जानना चाहता था कि उसे कैथी ब्राउन की गुमशुदगी का इल्म हुआ या नहीं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि वो बेखबर है। वो पुरसुकून थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, ये दोनों अफराद, मेरा मुराद कैरन शीमे और माइकल जॉन से हैं, बेपनाह शातिर मालूम होते हैं। मैं इनकी तरफ से शदीद हरास का शिकार हूँ पार्को। मैंने कहा, मेरे ख्याल में अभी तक उन्हें तुम पर कोई शुबा नहीं हो सका, वरना वो अपने मंसूबे यूं हमारे सामने न लाते। तहजीब ने कहा, हाँ यकीनन ऐसी ही बात है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है उन दोनों के लिए कुछ करना जरूरी है। दरअसल मामलात अब इस नहज तक पहुंच गए हैं कि हमें मैदान साफ रखना चाहिए, खा उसके लिए थोड़ा बहुत खतरा ही क्यों ना मोल लेना पड़े। मैंने पूछा, मतलब? तहजीब ने कहा, मतलब ये कि जनरल टेरिस उन दोनों से मिला था और उनके दरमियान खास गुफ्तगू रही थी। गालिबन जनरल टेरिस अब अपने मंसूबे पर बिला ताखीर अमल करना चाहता है। इस सिलसिले में उसने मुझसे भी मुलाकात की थी, लेकिन ये मुलाकात उन दोनों से गुफ्तगू करने के बाद हुई थी। आज रात को 11:30 बजे यहाँ से कुछ फासले पर एक मखसूस इमारत में उन लोगों ने एक मीटिंग का प्रोग्राम रखा है। जनरल टेरिस मुझे उस मीटिंग में शिरकत की दावत देने के लिए मेरे पास पहुंचा था और उसने अजीब से अंदाज में मुझसे कहा था कि उस मीटिंग में शिरकत बेहद जरूरी है। जिस अंदाज में वो मुझसे गुफ्तगू करता है उससे तुम्हारे इस ख्याल की तस्दीक होती है पार्को कि जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन के दरमियान गहरा रब्त ज़ब्त है। ताहम वो बड़ी एहतियात से काम ले रहा है और तन्हाई में भी मेरे मर्तबे को नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन उसकी आंखें कुछ कहती हुई मालूम होती हैं। मैंने कहा, हो सकता है, लेकिन उस मीटिंग के बारे में अभी तक मुझे कोई इत्तला नहीं है। तहजीब ने कहा, तुम गालिबन मौजूद नहीं थे। जनरल टेरिस ने मुझसे ही तुम्हारे बारे में भी कहा है कि रात को 11:30 बजे की इस मीटिंग में तुम्हें शिरकत की दावत दी जाए। मैंने पूछा, ये मीटिंग कहाँ हो रही है? उसने कहा, बैगी हाउस में, जो इस इमारत के अकब में बिल्कुल करीब ही है। मैंने पूछा, यहाँ महल में ये मीटिंग मुनासिब क्यों नहीं समझी गई? वो बोली, टेरिस का कहना है कि महल में जहाँ तक मुमकिन हो सके ऐसी अहम कार्रवाइयाँ महदूद रखी जाएं, क्योंकि दुश्मनों के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दरअसल वो सेक्रेटरी वाले वाक़े से खासा मुतासिर मालूम होता है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सेक्रेटरी का तकर्रुर जाहिर है जनरल टेरिस ही की ईमा पर हुआ था। उस मीटिंग के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि उसमें क्या फैसले होने वाले हैं, लेकिन मैं अपने आप को उसके लिए तैयार करने लगा। कैथी ब्राउन के मसले को अभी कुछ देर के लिए मजीद टालना था। 11:30 बजे एक आदमी खुफिया तौर पर बैगी हाउस पहुंच गया। तहजीब मेलकम एक्स मेरे साथ ही उस पुरस्कार इमारत में गई थी। इमारत खासी मजबूत बनी हुई थी। बज़ाहिर यूं महसूस होता था जैसे उसके अतराफ में कोई ना हो। मीटिंग हॉल में नकली वॉल्टोमोबाइल, माइकल जॉन और जनरल टेरिस पहले से मौजूद थे। मैं और कैथी ब्राउन यानी तहजीब मेलकम एक्स साथ साथ ही अंदर दाखिल हुए थे। कैरन शीमे हमारे दरमियान मौजूद नहीं था। किसी ने उसके बारे में माइकल जॉन से सवाल किया तो उसने जवाब दिया कि वो एक और काम में मसरूफ है, इसलिए इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकता। यहाँ मैं उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ।
जनरल टेरिस ने वॉल्ट मोबाय और कैथी ब्राउन को अदब से मुखातिब करते हुए कहा, मैडम, अब तक इस सिलसिले में मुझे जो इल्म हो सका है उससे यही अंदाजा होता है कि हम अभी तक मजबूत इक़दामात नहीं कर सके। दुश्मन हमारी निगाहों से रूपोश अपनी साजिशों में मसरूफ है। सवाल ये पैदा होता है कि हम ये सब कुछ कब तक बर्दाश्त करें। कहीं यूं ना हो कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर पड़ जाए और दुश्मन इस सूरत हाल से फायदा उठा जाए। कैथी ब्राउन या तहजीब मैल्कम एक्स ने पुरवकार अंदाज में कहा, तो आपके जहन में इस सिलसिले में कोई मौसर मंसूबा मौजूद है जनरल टेरिस? अगर ऐसी बात है तो बराह करम आप हमें इससे आगाह करें। वो बोला, मैडम, बज़ाहिर हम कोई ऐसा मंसूबा पेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई का आगाज कर दें। कैथी या तहजीब ने पूछा, वो किस तरह? टेरिस बोला, उन तमाम ओहदेदारों की फहरिस्त मेरे पास मौजूद है जिन्हें हम इस सिलसिले में मुलव्विस समझते हैं। अगर हम अपने मंसूबे में थोड़ी सी तब्दीली करके उसे यूं अमल में लाएं कि उन लोगों को गिरफ्तार करके खुफिया तौर पर कैद कर दिया जाए तो फिर इस इनकलाब के इम्कानात ही खत्म हो जाते हैं। नकली वॉल्ट मोबाय ने फौरन दखल दिया, बोला, हरगिज नहीं। इस तरह हमारे दुश्मन पस मंजर में रहेंगे और हम सिर्फ अंधेरे में तीर चलाएंगे। मुमकिन है जिन लोगों को हम गिरफ्तार करें उनके जहन में ये मंसूबा ना हो। तहजीब मैल्कम एक्स ने इस शख्स का इंतखाब यूं ही नहीं किया था। ये ज़हीन आदमी था और अपनी पोजीशन को पूरी तरह समझ चुका था। टेरिस ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है जनाब, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये तवील इंतजार मुनासिब होगा? नकली वॉल्ट मोबाय ने कहा, इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है जनरल, मैं आपको इस इक़दाम की इजाजत नहीं दे सकता। इस तरह मेरा तमाम मंसूबा मिट्टी में मिल जाएगा, उसने कहा और अपनी बहन कैथी ब्राउन की तरफ देखा। कैथी ब्राउन ने फौरन उसकी तायद करते हुए कहा, हाँ जनरल, ये इक़दाम नामुनासिब होगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर क्यों होगी? हमें दुश्मन के आखिरी हमले का उसी शद्दुमत से इंतजार करना होगा जिस तरह करते रहे हैं, और जिस वक्त भी ये वाक़या ज़हूर पजीर हो जाए हम अपने अमल का मौसर अंदाज में आगाज कर देंगे। प्रोग्राम की तब्दीली यकीनी तौर पर गैर मौसर साबित होगी। जनरल टेरिस ने कहा, ये एक तजवीज़ थी मेरे जहन में और इसीलिए मैंने सबके सामने पेश की कि सबकी राय इसमें शामिल हो जाए। अभी हम ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि दफतन एक झटके से दरवाजा खुला और हम सबकी निगाह दरवाजे की जानिब उठ गई। मंजर कुछ ऐसा अजीब और गैर मुतवक्के था कि सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए। दो मुसल्लाह मुहाफिज एक खूबसूरत नौजवान को बाजुओं से पकड़कर अंदर लाए थे। तीसरे ने उसके सर के बालों को इस तरह मुट्ठी में जकड़ लिया था कि उसका सर ऊपर की जानिब बुलंद हो गया था। उनके पीछे हमने कैरन शीमे को देखा जो मुस्कुराता हुआ अंदर आया था। कैरन शीमे का चेहरा देखकर एक अजीब सा एहसास होता था। मुहाफिज नौजवान को पकड़े हुए एक दीवार के नजदीक रुक गए। कमरे की फजा में यकलख्त हैरत और दहशत का मिला जुला तासुर पैदा हो गया था, लेकिन चंद लम्हात के बाद कैरन शीमे की आवाज ने ये ड्रामाई कैफियत खत्म कर दी। वो बोला, ख़वातीनो हजरात, बड़ा दिलचस्प तोहफा लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप सब ने यकीनन सोचा होगा कि शीमे इस अहम मीटिंग के दौरान मौजूद नहीं है। मैंने माजरत भी की थी और एक मसरूफियत का बहाना किया था, लेकिन दर हकीकत मुझे कुछ ऐसे आसार नजर आए थे जिनसे अंदाजा होता था कि इस शानदार इमारत को कुछ लोग बड़ी दिलचस्पी की निगाह से देख रहे हैं। इस दिलचस्पी को महसूस करने के बाद मेरे लिए जरूरी था कि इस मामले की तहकीकात करूं। आप लोगों को यह सुनकर यकीनन मुसरत होगी कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की खूंखार बिल्ली फाखिरा याकूबी आप लोगों से ज्यादा दूर नहीं है। माफिया, ग्रीन पोल, FBI, जनरल टेरिस बजाते खुद और जो कोई भी जहां इस कार्रवाई में निहायत राजदारी से मसरूफ है, सबके सब ये बात न जाने क्यों नजरअंदाज किए हुए हैं कि वॉल्ट मोबाय कुछ और लोगों के लिए भी बाइस तकलीफ है। जैसे हमारे ये दोस्त, इनका नाम क्या है, कौन है ये, इसकी तफसील तो ये खुद ही बताएंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये फाखिरा याकूबी के दस्ते रास्त हैं और आपकी इस इमारत में डायनामाइट्स का एक आला दर्जे का जाल बिछा चुके हैं। इनमें और क्या क्या खूबियां हैं ये तो बाद में ही मालूम होंगी, लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूं कि ये बेहतरीन डायनामाइट इंजीनियर हैं। जिस तरह इन्होंने इस इमारत को बारूद का ढेर बना दिया है वो इन्हीं का कारनामा हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती ये कि इनके साथी अपने आप को मेरी निगाहों से नहीं छुपा सके और मुझे इनकी सरगर्मियों का अंदाजा हो गया। जनरल टेरिस और दूसरे तमाम लोग हैरत ज़दा आवाजों के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। टेरिस के मुंह से आहिस्ता से निकला, डायनामाइट्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।